हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं यूनिट 2 का, जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन शॉर्ट हम इसे आईटीसी भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी का। इसके अंदर हम इसका मीनिंग और एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनके अप्लाई करने से हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, या जिनके अप्लाई होने से हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। Meaning of ITC, Input Tax Credit. Input Tax Credit means the Goods and Services Tax. Input Tax Credit जीएसटी ही होता है, टैक्स ही होता है जो कि एक टैक्सेबल पर्सन अपनी परचेजिंग पर पे करता है, चाहे वो कोई गुड्स परचेज कर रहा हो या कोई सर्विसेज परचेज कर रहा है या दोनों ही परचेज कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस बिजनेस वाला ही होना चाहिए। वो परचेजिंग बिजनेस पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। तो उस पर जो जीएसटी पे किया जाता है, जो टैक्स पे किया जाता है, उस टैक्स का, उस पेड टैक्स का बेनिफिट लिया जाता है। उसे हम बोलते हैं क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द जीएसटी पेएबल ऑन द सेल्स बाय द टैक्सेबल पर्सन ओनली आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशन। कोई भी पर्सन आईटीसी को तभी क्लेम कर सकता है जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। और इन शॉर्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी कि एक्चुअल में आईटीसी है क्या, यहाँ पर आईटीसी को क्लेम करना क्या है। यहाँ पर कोई भी पर्सन, बिजनेसमैन की हम बात करते हैं, अपनी परचेजिंग पर जितना भी वो टैक्स पे करता है, उतना टैक्स का अमाउंट वो अपनी सेल वाले टैक्स के अमाउंट में से माइनस कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो परचेजिंग पर वो टैक्स पे करता है, उतने अमाउंट से उनकी सेल पर या सप्लाई पर जो टैक्स देना होता है, उतने अमाउंट से वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज पर उसने 20,000 रुपये टैक्स पे किया। जब उसने फर्दर अपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए तो उसका टैक्स का जो अमाउंट बना वो बोला 30,000। तो उस 30,000 वाले अमाउंट में से जो 20,000 का टैक्स वो पे कर चुका है परचेज पर, उसको वो माइनस कर सकता है। तो अब उसकी जो लायबिलिटी बनेगी सिर्फ 10,000 रुपये की बनेगी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे इन डिटेल कि कौन सी कंडीशंस है आईटीसी करने के लिए। कंडीशंस। Section 16 of the CGST Act lays down the conditions to be fulfilled by the GST registered buyers to claim ITC. पहली कंडीशन तो इस हेडिंग के अंदर ही लिखी है कि जो भी बायर, यहाँ पर बायर क्लेम करता है आईटीसी का बेनिफिट, सप्लायर नहीं। यहाँ पर हम बायर की बात कर रहे हैं क्योंकि बायर ही तो हुआ जो परचेज पर टैक्स पे कर रहा है। तो बिजनेसमैन अगर अपना कोई बिजनेस कर भी रहा है तो उसके लिए कुछ परचेजिंग भी कर रहा होता है, तो एज ए बायर उसे आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। और उसी के लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे। पहली चीज ये है कि उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है अंडर जीएसटी, तभी वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। द फर्स्ट पॉइंट, such input tax credit it eligible for claims if the goods or services purchased are further used for business purpose not for personal use। पहली कंडीशन ये कहती है यहाँ पे कि जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज किए जाते हैं वो सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए परचेज किए जाएं, ना कि पर्सनल यूज के लिए। दूसरा, बायर मस्ट होल्ड, जिस भी बायर ने परचेजिंग की है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या कोई और डॉक्यूमेंट जो एविडेंस हो उस परचेज का, उसको संभाल के रखना चाहिए, तभी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट, वो एविडेंस उसके पास नहीं है तो उसको क्लेम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2022 से एक प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, एक चेंज इंट्रोड्यूस हुआ कंडीशन के अंदर। वो ये हुआ कि फ्रॉम 1 जनवरी 2022 द बेनिफिट ऑफ प्रोविजनल आईटीसी क्लेम्स इज नो लॉन्गर अवेलेबल। पहले एक्चुअल आईटीसी क्लेम की जगह पर प्रोविजनल आईटीसी क्लेम का भी बेनिफिट मिल जाता था, जो कि एक्चुअल अमाउंट नहीं होता था, सिर्फ एक प्रोविजनल अमाउंट होता था आईटीसी क्लेम का। बट 1 जनवरी 2022 से ये बंद हो गया, इसका बेनिफिट बंद हो गया प्रोविजनल का। इसका मतलब ये है कि जो भी अमाउंट आईटीसी का जीएसटीआर 3B फॉर्म के अंदर दिखाया जाता था, दिखाया जाएगा अब आगे से, वो एक्चुअल आईटीसी का अमाउंट होगा। तो जो प्रोविजनल आईटीसी का एक प्रोविजन था कि प्रोविजनल आईटीसी जो कि 5% ऑफ एक्चुअल आईटीसी का मानकर चला जाता था, उसका बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। अब सिर्फ एक्चुअल आईटीसी के अमाउंट का ही बेनिफिट मिलेगा, प्रोविजनल का नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट कंडीशन इज द बायर हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। ये एक पॉइंट है। यस, ये बहुत जरूरी है कि गुड्स और सर्विसेज बायर को रिसीव होनी चाहिए। कोई भी गुड्स रिसीव हुए तभी माने जाएंगे अगर सप्लायर उन्हें डिलीवर करता है बायर को, या बायर के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, या उसके एजेंट को, या उस अन्य व्यक्ति को जो कि बायर ने कहा है कि आप उसको डिलीवर कर दें। और साथ में वहां पर एक ट्रांसफर ऑफ टाइटल का जो डॉक्यूमेंट है वो भी होना जरूरी है फॉर द एविडेंस, क्योंकि परचेजिंग तभी मानी जाती है जब टाइटल ऑफ गुड्स का भी ट्रांसफर हो। दूसरा, सर्विसेज रिसीव होनी तब मानी जाएगी अगर सप्लायर वो सर्विसेज रेंडर करता है बायर को या उस अन्य व्यक्ति को जो कि बायर कहता है कि आप इसको सप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट जानने बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है कि चीज जो है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, वो रिसीव हो चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है द बायर मस्ट फर्निश द जीएसटी रिटर्न्स इन फॉर्म GSTR 3B। बायर के लिए बहुत जरूरी है कि वो जब भी जीएसटी रिटर्न्स को फर्निश करे तो वो फॉर्म GSTR 3B में करे, जहां पर वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ITC भी दिखा सकता है। Where the goods are received in lots or installments, ITC will be allowed to be availed when the last lot or installment is received। यदि गुड्स इस तरह के हैं जो एक साथ रिसीव नहीं हो रहे, आपने जब गुड्स परचेज किए तो वो ऐसे गुड्स हैं जो आप एक साथ रिसीव नहीं कर पा रहे बल्कि आप इंस्टॉलमेंट में उसको रिसीव कर रहे हो, तो जिस दिन उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट या लास्ट लॉट आएगा, रिसीव हो जाएगा, तो तब उसके बाद बायर जो है ITC को क्लेम कर सकता है। इन बिटवीन इंस्टॉलमेंट वो क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंडीशन इज द बायर मस्ट पे टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज and both within 180 days from the invoice date. If they fail to do, then the ITC already claimed will need to be paid to the government along with interest payable under section 50। ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि जो भी बायर है, चाहे वो गुड्स का बायर है चाहे सर्विसेज का है, उसे 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए, इनवॉइस डेट के 180 दिन के अंदर अंदर। अगर वो नहीं कर पाता तो जो ITC वो पहले क्लेम कर चुका है ऑलरेडी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को उसको ITC का पैसा वापस करना पड़ेगा और ब्याज के साथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50। नेक्स्ट कंडीशन इज अगर किसी कैपिटल गुड की परचेजिंग की गई है और उस कैपिटल गुड पे टैक्स पर्पज के लिए डेप्रिसिएशन का क्लेम लिया जा चुका है, तो उसी कैपिटल गुड के ऊपर ITC का क्लेम लेना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी ITC अगर क्लेम करना है किसी भी टैक्स इनवॉइस से संबंधित या डेबिट नोट से रिलेटेड कोई भी ITC क्लेम करना है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, तो ये बहुत जरूरी है कि जो टाइम लिमिट फिक्स की गई है उसकी क्लेम करने के लिए उसी टाइम लिमिट के अंदर वो क्लेम किया जाए, उसके बाद उसे क्लेम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कॉमन क्रेडिट ऑफ ITC। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। कई बारी सप्लायर जो होता है वो खाली टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करता, उसके साथ साथ वो कई बारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी करता है। वो बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों तरह की चीजों की सप्लाई करता है और वो फिर उन सभी चीजों के ऊपर एक साथ ITC का क्लेम लेने की कोशिश करता है, जो कि लीगल नहीं है, जो कि लॉफुल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है ITC क्लेम करने से पहले कि परचेजिंग के अंदर आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन सी परचेजिंग बिजनेस पर्पज के लिए की गई थी और कौन सी परचेजिंग जो है वो पर्सनल यूज के लिए की जा रही है, या फिर आगे जो सप्लाई हो रही है वो कैसी हो रही है, एग्जेम्प्ट वाली है या वो टैक्सेबल सप्लाई है, ताकि ITC की प्रॉपर और एक्चुअल अमाउंट का पता लगे और ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो क्लेम है वो किसके ऊपर होना है। क्लेम हमेशा बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी सप्लाई और परचेजिंग होगी सिर्फ वो ही मिलेगा, पर्सनल का इसमें कोई रोल नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर भी ITC का क्लेम नहीं मिलेगा और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर भी ITC का क्लेम नहीं मिलेगा। ओनली बिजनेस एक्टिविटी एंड ओनली टैक्सेबल सप्लाईज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड स्प्लिट द ट्रांजेक्शंस। बिजनेस की अलग की जाए और पर्सनल अलग की जाए और एग्जेम्प्ट भी अलग की जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जहां पर टाइम लिमिट की बात की जा रही है कि अगर ITC क्लेम करना है तो उसकी क्या टाइम लिमिट है।
The time limit to claim ITC against an invoice or debit note is earlier of two dates given below. ITC क्लेम करने की टाइम लिमिट जो है अर्लियर, ये दो टू डेट्स यहाँ पर गिवन है ना, जिनमें जो अर्लियर होगी वो डेट तक ही आप ITC क्लेम कर सकते हो। जैसे 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर की डेट। दूसरा, डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 रिलेटिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर का जब हम नेक्स्ट ईयर एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो कौन सी डेट उसके लिए फिक्स की गई है, फॉर्म GSTR N9 के अंदर उसे फाइल किया जाता है। तो इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी उस डेट की लिमिट तक आप ITC क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्पोरेशन XY बायर है विद परचेज इनवॉइस, उन्होंने एक परचेजिंग की थी जिसका उनके पास प्रूफ है, एक इनवॉइस जिसकी डेट है 8 दिसंबर 2021, यानी कि ये जो परचेजिंग थी, ये जो इनवॉइस है, ये है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। उन्हें GST जो पे किया था परचेज पे वो क्लेम करना है। एज पर द क्राइटेरिया, जो टाइम लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर टू डेट्स हैं हमारे पास। 30 नवंबर 2022, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेजिंग हुई है उससे अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर की डेट। तो 30 नवंबर 2022 ही पहली डेट है। दूसरी डेट है डेट ऑफ फाइलिंग GST एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जब फाइलिंग की जाएगी GST एनुअल रिटर्न की अगले साल, तो उसकी डेट होगी 31 दिसंबर 2022। अब इन दोनों में से जो अर्लियर वाली डेट है वो है 30 नवंबर 2022। द अर्लियर ऑफ द टू इज द डेट अप टिल 30 नवंबर 2022 तक XY कॉर्पोरेशन ITC क्लेम कर सकती है, जितना भी उसका अमाउंट बनता है ITC का फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट डेट है ITC क्लेम करने की XY कॉर्पोरेशन के लिए वो है 30 नवंबर 2022। इस डेट तक XY कॉर्पोरेशन जितना भी उसका ITC का क्लेम बनता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, यानी कि अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक का, वो सारा क्लेम कर सकती है। आई होप कि आपको आज की PPT बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट PPT के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।